नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नामों की जिन्हें शायद दुनिया में हर कोई जानता है, कोका कोला और पेप्सी। इनकी जो टक्कर है, जिसे कोला वॉर्स भी कहते हैं, उस पर आज हम गहराई से नजर डालेंगे। और हमारी ये बातचीत आधारित है डीजी रीच लर्निंग के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर, जिसका टाइटल है कोका कोला बनाम पेप्सी, मार्केटिंग युद्धों का इतिहास। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इस पूरी कहानी को समझें। इतिहास क्या है, मार्केटिंग के क्या फंडे अपनाए गए, कौन से वो मोड़ थे जिन्होंने सब बदल दिया, और आज भी इसका असर क्या है। मतलब कैसे इन दो दिग्गजों ने आज की मार्केटिंग को शेप दिया है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा से ये नंबर 1 बनने के लिए भिड़ रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, चलें। 19वीं सदी के आखिर में चलते हैं अमेरिका। कोका कोला ये बना 1886 में। अटलांटा जॉर्जिया में एक फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन स्टिथ पिम्बर्टन। हाँ, और मजे की बात यह है कि शुरू में ये एक तरह की दवा थी, मतलब सिर दर्द और थकान मिटाने के लिए, और सोडा फाउंटेन पर बिकती थी, 5 सेंट प्रति ग्लास। अच्छा, हाँ, और उसका वो खास लोगो, वो लिखावट वाला, वो उनके बुक कीपर ने बनाया था, फ्रैंक रॉबिन्सन ने। और स्वाद तो था ही अनोखा। इसने इसे जल्दी पॉपुलर कर दिया। और 1896 आते आते तो बाकायदा कंपनी बन गई थी, कोका कोला कंपनी। और दूसरी तरफ पेप्सी, वो थोड़ा बाद में आए। हाँ, पेप्सी, जिसे पहले ब्राइड्स ड्रिंक कहते थे, वो 1893 में बनी। बनाने वाले भी फार्मासिस्ट्स थे, केले ब्रैडम, नॉर्थ कैरोलिना में। 1898 में नाम बदला, पेप्सी कोला रखा। और उनका दावा था कि ये डाइजेशन में, मतलब पाचन में मदद करती है। पेप्सिन एंजाइम से जुड़ा हुआ नाम। बिल्कुल, पर यहीं से एक बड़ा फर्क दिखता है। कोक तो एकदम चल निकला शुरू से ही, लेकिन पेप्सी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैसों की तंगी रही। मैंने सुना है दिवालिया भी हुई थी। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार, 1923 में और फिर 1931 में। इसे फिर से खड़ा किया चार्ल्स गुथ ने। उन्होंने सिरप में भी कुछ बदलाव किए, पर असली कमाल की चाल चली महामंदी के टाइम पर। वो डबल साइज वाली। एग्जैक्टली। कोक की 6 आउंस की बोतल आती थी 5 सेंट में। इन्होंने पेप्सी की 12 आउंस की बोतल निकाल दी उसी 5 सेंट में। अरे वाह, मतलब डबल मजा, सेम दाम। बिल्कुल। और उस मुश्किल दौर में, जब लोगों के पास पैसे कम थे, ये बात बहुत क्लिक कर गई। इसने पेप्सी को मार्केट में बनाए रखा और धीरे धीरे उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद की। तो शुरुआत से ही पेप्सी को थोड़ा हट के सोचना पड़ा कोक से मुकाबला करने के लिए। तो कह सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में कोक का दबदबा था, बड़े बड़े विज्ञापन, वो उनकी खास बोतल। पेप्सी थोड़ा पीछे थी, पर जमीन तैयार हो रही थी असली मुकाबले के लिए। हाँ, शुरुआत में लड़ाई कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन पर थी, लेकिन फिर आया वो दौर जब मार्केटिंग असली हथियार बन गई। और यहीं से, जैसा कहते हैं, कहानी में असली मजा शुरू होता है। 1970 और 80 का दशक, कोला वॉर्स एकदम अपने पीक पर। मतलब ऐसे ऐसे मार्केटिंग कैंपेन चले कि इंडस्ट्री हिल गई। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी शुरुआत मानी जाती है पेप्सी के 1975 के पेप्सी चैलेंज से। क्या किया, मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में स्टॉल लगाए, लोगों को बुलाया और 2 बिना लेबल वाले कप दिए, एक में पेप्सी एक में कोक, और पूछा बताओ कौन सा ज्यादा पसंद आया। अच्छा, ब्लाइंड टेस्ट। हाँ, ब्लाइंड टेस्ट। और फिर जो रिजल्ट आए, उनका खूब ढिंडोरा पीटा। विज्ञापनों में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि भाई, ज्यादातर लोगों ने आंख बंद करके टेस्ट करने पर पेप्सी को चुना है। और क्यों चुना, क्या वजह बताई? उनका कहना था कि पेप्सी का स्वाद थोड़ा ज्यादा मीठा है, जो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा था। इस कैंपेन ने न सिर्फ पेप्सी की सेल्स बढ़ाई, बल्कि उसकी इमेज ही बदल दी। अब वो सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन नहीं था, बल्कि एक कॉन्फिडेंट, यूथफुल ब्रांड था, जो मार्केट लीडर को सीधी चुनौती दे रहा था। ये तो कोक के लिए बड़ा झटका रहा होगा। जबरदस्त झटका। इसने कोक को मजबूर किया कि वो जवाब दे। लेकिन उनका जवाब, वो शायद मार्केटिंग इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गिना जाता है। 1985 में उन्होंने लॉन्च किया न्यू कोक। न्यू कोक, हाँ, ये भी एक कहानी है। उन्होंने अपना जो क्लासिक फॉर्मूला था उसे बदल दिया। एक नया, थोड़ा मीठा फॉर्मूला लाए। और ऐसा नहीं कि हवा में फैसला ले लिया, बाकायदा इंटरनल टेस्ट किए थे बड़े पैमाने पर। उन टेस्ट में तो न्यू कोक जीता भी था शायद। हाँ, उन टेस्ट में न्यू कोक ने ओरिजिनल कोक और पेप्सी दोनों को पीछे छोड़ा था। लेकिन उन्होंने एक चीज मिस कर दी, लोगों का इमोशनल कनेक्शन। अच्छा। लॉन्च होते ही बवाल मच गया। लोग जो पीढ़ियों से ओरिजिनल कोक पीते आ रहे थे, उन्हें लगा कि उनसे उनकी कोई पहचान छीन ली गई है। मतलब जबरदस्त गुस्सा फूटा। कोक के ऑफिसों में शिकायतों के फोन बजने बंद नहीं हो रहे थे। लोग बॉयकॉट करने लगे। बाप रे। हालत इतनी खराब हुई कि सिर्फ 79 दिन,
सोचिए सिर्फ 79 दिनों में कोक को यू टर्न लेना पड़ा। और फिर वापस लाए ओरिजिनल फॉर्मूला। हाँ, कोका कोला क्लासिक के नाम से। हाँ। और साथ में एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन चलाया, अपनी विरासत, अपनी परंपरा पर जोर देते हुए। और कमाल की बात ये हुई कि इस वापसी से लोगों का भरोसा और बढ़ गया और बिक्री पहले से भी ज्यादा होने लगी। कमाल है, मतलब गलती सुधार के हीरो बन गए। हाँ, कुछ लोग तो मजाक में कहते भी हैं कि कहीं ये सब ड्रामा ब्रांड को रिफ्रेश करने की सोची समझी चाल तो नहीं थी। खैर, कोक तो हमेशा इससे इनकार करता है, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने पेप्सी को और मजबूत जरूर किया। वो एक ऐसे चैलेंजर के तौर पर उभरी जो बड़े से बड़े खिलाड़ी को हिला सकता है। वो दशक सही में कोला वॉर्स का पीक था। ठीक है, तो ये टक्कर तो जबरदस्त थी। अब जरा इनकी मार्केटिंग रणनीतियों के फर्क को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि यहीं से इनकी अलग पहचान बनी है ना। कोका कोला की अप्रोच क्या रही है? कोका कोला ने देखिए हमेशा खुद को खुशी, अपनापन, पुरानी यादें मतलब नॉस्टैल्जिया और लोगों के एक साथ आने के पलों से जोड़ा है। उनके जो विज्ञापन होते हैं वो अक्सर इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड होते हैं। वो यूनिवर्सल फीलिंग्स को छूते हैं, फैमिली, दोस्ती, सेलिब्रेशन। जैसे वो उनके सेंटा क्लॉज वाले विज्ञापन, वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल, 1931 से चले आ रहे हैं वो। उन्होंने कोक को क्रिसमस और छुट्टियों का जैसे हिस्सा ही बना दिया। या फिर वो 70s के दशक का गाना याद है, I'd like to teach the world to sing। हाँ हाँ, वो पहाड़ पर अलग अलग देशों के लोग गा रहे होते हैं। वही, उस समय वियतनाम युद्ध का माहौल था और उस एड ने एक शांति और एकता का बहुत पावरफुल मैसेज दिया। और अभी हाल के सालों में उनका वो शेयर अ कोक कैंपेन, जिसमें बोतलों पर नाम लिखे होते थे। हाँ, उसने भी पर्सनल कनेक्शन और शेयरिंग की फीलिंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तो कोक की स्ट्रैटेजी हमेशा से थोड़ी स्टेबल, परंपरा और इमोशनल डेप्थ पर टिकी रही है। और इसके बिल्कुल उलट पेप्सी, उनका क्या फंडा रहा है? पेप्सी ने हमेशा यंग जनरेशन को पकड़ा है। उनकी टैगलाइन ही थी द चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन। उनकी इमेज हमेशा ज्यादा फ्रेश, ज्यादा एनर्जेटिक, थोड़ी सी बागी टाइप की रही है। हाँ, वो 60s का पेप्सी जनरेशन कैंपेन शायद इसी की शुरुआत थी। बिल्कुल, उन्होंने पॉप कल्चर, म्यूजिक और खास तौर पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का बहुत इस्तेमाल किया है। माइकल जैक्सन से लेके आज के स्टार्स तक। हाँ, माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पियर्स, बियॉन्से, डेविड बेकहम, मतलब जो भी उस समय का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन होता था, पेप्सी उसे अपने साथ जोड़ लेती थी। उनके कैंपेन, चाहे वो पेप्सी चैलेंज हो या द जॉय ऑफ पेप्सी, वो हमेशा थोड़े ज्यादा लाउड, ज्यादा ध्यान खींचने वाले रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में कभी-कभी गड़बड़ भी हुई है। वो केंडल जेनर वाला एड याद है? हाँ, 2017 वाला। उसकी काफी आलोचना हुई थी कि वो सोशल जस्टिस के गंभीर मुद्दों को बहुत हल्के में दिखा रहा है। तो ये दिखाता है कि यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश में वो बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। पर ओवरऑल पेप्सी की स्ट्रैटेजी हमेशा कोक की परंपरा के सामने नयापन, एक्साइटमेंट और अभी पर फोकस करने वाली रही है। और सिर्फ विज्ञापन ही, इन्होंने दूसरी तरह की पार्टनरशिप्स भी तो की हैं। रेस्टोरेंट चेन्स के साथ इनकी काफी तगड़ी सेटिंग रही है। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ सुपरमार्केट शेल्फ की नहीं थी। एक टाइम था जब पेप्सिको के पास KFC, पिज्जा हट, टैको बेल जैसे बड़े फास्ट फूड चेन्स थे। अच्छा, मतलब उनकी मालिक थी पेप्सिको। हाँ, इसका सीधा मतलब था कि इन हजारों रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पेप्सी के ड्रिंक्स ही मिलते थे। ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा एडवांटेज था। और कोक ने इसका मुकाबला कैसे किया? मैकडॉनल्ड्स के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत पुरानी है शायद। बिल्कुल, कोक ने दुनिया की सबसे बड़ी चेन मैकडॉनल्ड्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत किया। साथ में बर्गर किंग, सबवे, ऐसी कई और चेन्स के साथ भी वो जुड़े। एक दिलचस्प बात ये भी कही जाती है कि मैकडॉनल्ड्स में जो कोक मिलता है ना, उसका सिरप थोड़ा खास होता है। अच्छा, कैसे? उसे प्री चिल्ड स्टील के टैंकों में सप्लाई किया जाता है, जिससे उसका कार्बोनेशन और स्वाद एकदम परफेक्ट रहे, ऐसा वो दावा करते हैं। तो आप सोचिए लड़ाई कितनी डीप लेवल तक थी। वाकई। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी में कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिन्होंने गेम बदला। कुछ खास पलों को फटाफट याद करते हैं। हाँ, कुछ मोमेंट्स तो एकदम आइकॉनिक बन गए हैं। पहला तो शायद वो पेप्सी का 1930s का जिंगल, निकल निकल वाला। हाँ, वो महामंदी का दौर था। 12 आउंस की बोतल 5 सेंट में, और वो जिंगल पेप्सी कोला हिट्स द स्पॉट, वो बहुत चला। इसने मुश्किल वक्त में पेप्सी को वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बना दिया। फिर 1975 का पेप्सी चैलेंज, वो तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, उसने पहली बार पब्लिकली कोक के टेस्ट पर सवाल उठाया और पेप्सी को सीधी टक्कर में ला दिया। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग का एक नया दौर शुरू हुआ उससे।
और 1985 का न्यू कोक वाला किस्सा अजीब बात है, गलती हुई पर कोक को फायदा हो गया। हाँ, ये क्लासिक केस स्टडी है। गलती तो थी, पर जिस तरह उन्होंने क्लासिक को वापस लाकर लोगों के इमोशंस को छुआ, उससे ब्रांड लॉयल्टी और मजबूत हो गई। मतलब हार कर जीतने वाली बाजीगरी थी वो एक तरह से। और फिर इंडिया में आते 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप, कोक था ऑफिशियल स्पॉन्सर। हाँ, पर पेप्सी ने खेल कर दिया। वो थी एम्बुश मार्केटिंग का शानदार नमूना। कोक के पास सारे ऑफिशियल राइट्स थे, पर पेप्सी ने सचिन, अजहर, उस टाइम के सारे बड़े क्रिकेट स्टार्स को लेकर कैंपेन चलाया, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। हाँ, याद आया, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। इतना कि बहुत से लोगों को लगा कि पेप्सी ही ऑफिशियल स्पॉन्सर है। इसने कोक की स्पॉन्सरशिप का हवा निकाल दी और इंडिया में पेप्सी की वो यंग, स्मार्ट इमेज और पक्की हो गई। और ये नोकझोंक आज भी चलती है। हाल में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ हुआ था। हाँ, वो लेटेस्ट उदाहरण है। कोक का कैंपेन था हाफ टाइम पर फोकस, तो पेप्सी ने जवाब में एनी टाइम इज पेप्सी टाइम कैंपेन चलाया, जिसमें वो 1996 वाली एम्बुश मार्केटिंग की यादें ताज़ा कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वो आग अभी बुझी नहीं है, भले ही लपटें थोड़ी कम हो गई हों। तो कुल मिलाकर इस दशकों लंबी जंग का असर क्या रहा है बेवरेज इंडस्ट्री पर, मार्केटिंग की दुनिया पर? असर बहुत गहरा है। पहला तो ये कि इसने दोनों कंपनियों को मजबूर किया कि वो सिर्फ कोला पर डिपेंड न रहें, डाइवर्सिफाई करे। कोक ने फैंटा, स्प्राइट, मिनट मेड जूस, डसानी पानी, इन सब ब्रांड्स को बढ़ाया या खरीदा। और पेप्सी को तो सिर्फ ड्रिंक्स में ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, पेप्सिको ने तो स्नैक्स में बहुत बड़ा दांव खेला। फ्रीटो ले को खरीद लिया, जिसमें लेज, डोरिटोस जैसे ब्रांड्स हैं, गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक, ट्रॉपिकाना जूस। वो एक बेवरेज कंपनी से बढ़कर एक बहुत बड़ी फूड एंड बेवरेज जायंट बन गई। ये डाइवर्सिफिकेशन उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव झेलने में मदद करता है। और मार्केटिंग पे क्या असर हुआ? मार्केटिंग में तो इन्होंने स्टैंडर्ड ही सेट कर दिए। एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन, हर चीज में इनोवेशन लाने की होड़ लगी रहती थी। इसने पूरी इंडस्ट्री को सिखाया कि ब्रांड कैसे बनाए जाते हैं और कंपटीशन को कैसे हैंडल किया जाता है। और अब डिजिटल जमाना आ गया है, सोशल मीडिया ने जरूर इस लड़ाई का मैदान बदला होगा। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया अब एक बहुत अहम बैटल ग्राउंड है। कोक का शेयर अ कोक कैंपेन देखिए, 2011 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया में छा गया। वो नाम वाली बॉटलें। हाँ, उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि अपनी नाम वाली बॉटल के साथ फोटो खींचो और हैशटैग शेयर अ कोक हैशटैग के साथ शेयर करो। लाखों लोगों ने किया। ये यूजर जेनरेटेड कंटेंट और वायरल मार्केटिंग का जबरदस्त उदाहरण था। पर्सनल कनेक्शन बनाया उन्होंने। और पेप्सी ने डिजिटल में क्या किया? पेप्सी ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को पकड़ा है, वायरल ट्रेंड्स को भुनाया है। जैसे 2023 में उनका मैक्स योर समर कैंपेन था, उसमें टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के साथ डांस चैलेंज वगैरह किए। वो एक्स यानी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम में जो चल रहा होता है उस पर बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं, मजाकिया पोस्ट डालते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं। हाँ, वो अपनी फुर्ती और रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे 2025 सुपर बोल के टाइम कोई मीम वायरल हुआ तो उन्होंने फौरन उस पर कोई मजेदार पोस्ट कर दिया। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन एक्सपीरियंस पर भी फोकस रहा है। हाँ, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग भी जरूरी हो गई है। कोक की वो हैप्पीनेस मशीनें याद है जो अचानक कहीं लग जाती थी और फ्री कोक या छोटे मोटे सरप्राइज देती थी? हाँ, उसके वीडियोस देखें। वो एक यादगार अनुभव बनाने का तरीका था जिसे लोग फिर ऑनलाइन शेयर करते थे। और पेप्सी ने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह किए। बिल्कुल, पेप्सी मैक्स लाइव जैसे बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स करके वो अपनी यंग एनर्जेटिक इमेज को और पक्का करते हैं। तो अब लड़ाई मल्टी चैनल हो गई है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, एक्सपीरियंस, हर जगह। तो इस पूरी कहानी से और डिजरीश लर्निंग के विश्लेषण से आज के मार्केटर्स क्या सीख सकते हैं? क्या है मेन टेकअवेज? देखिए, कई जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो है ब्रांड आइडेंटिटी का महत्व। कोक का फोकस नोस्टैल्जिया, खुशी पर, पेप्सी का फोकस यूथ, एनर्जी, थोड़ा रिबेलियन। दोनों की पहचान एकदम साफ है। ये दिखाता है कि अगर आपकी पोजीशनिंग क्लियर है तो आप एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट को भी बिल्कुल अलग बना सकते हैं। और दूसरा सबक शायद कस्टमर को सुनने से जुड़ा है। न्यू कोक वाली कहानी यही बताती है। सही कहा, कस्टमर इंसाइट की पावर। पेप्सी चैलेंज क्यों चला? क्योंकि उसने समझा कि कस्टमर क्या चाहता है, एक सीधी तुलना। न्यू कोक क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने डेटा तो देखा पर लोगों के इमोशनल कनेक्शन को इग्नोर कर दिया। तो कस्टमर की नब्ज पकड़ना, उसकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा सबक क्या होगा? शायद बदलते रहना,
अडेप्ट करना। बिल्कुल। अडेप्टेबिलिटी का मूल्य। दोनों ब्रांड्स वक्त के साथ बदले हैं। हेल्थ ट्रेंड्स आए तो डाइट और जीरो शुगर ले आए। पानी जूस में गए। डिजिटल आया तो उसे अपनाया। मार्केट बदलता है, कस्टमर बदलता है, तो ब्रांड को भी बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। और आखिरी सबक शायद थोड़ा हिम्मत दिखाने के बारे में, बोल्ड होने के बारे में। हाँ, बोल्ड और क्रिएटिव कैंपेन्स का असर। पेप्सी चैलेंज हो या कोक का शेयर और कोक, ये सब बड़े बोल्ड आइडिया थे। चाहे सेलिब्रिटी को लेना हो या इमोशनल कहानी कहनी हो, थोड़ा हटके सोचना, थोड़ा रिस्क लेना बड़े रिजल्ट दे सकता है। लेकिन हाँ, केंडल जेनर वाले एड से ये भी सीखा कि बोल्डनेस के साथ साथ ऑथेंटिसिटी और थोड़ी सेंसिटिविटी भी जरूरी है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? अगस्त 2025 में। क्या कोला वॉर्स खत्म हो गई हैं? खत्म तो नहीं कह सकते, पर हाँ, वो 80s वाली इंटेंसिटी शायद नहीं है। लड़ाई जारी है, पर मैदान और हथियार बदल गए हैं। अब चुनौतियां नई हैं। एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड है, लोकल ब्रांड्स भी टक्कर दे रहे हैं। और हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी, ये मुद्दे भी तो बड़े हो गए हैं। बहुत ज्यादा। हेल्थ कॉन्शियसनेस बड़ी है तो कम शुगर, जीरो शुगर पर फोकस है। सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की चिंता, कोक की प्लांट वाली बोतलें या पेप्सिको के सस्टेनेबिलिटी गोल्स, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। आगे चलकर शायद एआई से पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर वाले एक्सपीरियंसेस होंगे। ये टेक्नोलॉजी इस लड़ाई को नया रूप देंगी। तो कोला वॉर्स की जो लेगेसी है वो सिर्फ सेल्स के नंबरों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली विरासत है मार्केटिंग पर इसका असर। इसने क्रिएटिविटी को पुश किया, ब्रांड बिल्डिंग सिखाई और ये दिखाया कि हेल्दी कंपटीशन से इनोवेशन कैसे निकलता है। ये कहानी बताती है कि महान ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो इमोशन बेचते हैं, एक्सपीरियंस बेचते हैं, पहचान बेचते हैं। और ये लड़ाई शायद किसी न किसी रूप में हमेशा चलती रहेगी। तो ये थी कोका कोला बनाम पेप्सी की वो जबरदस्त कहानी। उनकी शुरुआत से लेकर उनके आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन्स, डिजिटल दौर में उनके बदलाव और उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत तक, जैसा कि डिजिटल लर्निंग के विश्लेषण में बताया गया है। हाँ, और सबसे जरूरी बात शायद यही है कि ये सिर्फ दो कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की लड़ाई नहीं है। ये ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केट को समझना और लगातार अडेप्ट करने की एक मास्टर क्लास है। इनकी कामयाबी और इनकी गलतियों दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को है। और अब आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन दो ब्रांड्स ने अपनी टक्कर से दुनिया की संस्कृति और मार्केटिंग को इतना ज्यादा बदला है, तो सोचिए आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में अगली बड़ी ब्रांड वॉर कैसी दिखेगी। वो कौन सी इंसानी इच्छाओं, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से कल्चरल शिफ्ट्स पर आधारित होगी? सोचने वाला सवाल है।